नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी पढ़ने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक की है और कम से कम इस वीडियो का जितना भी होगा, अगर 20 मिनट की है तो कम से कम आप इस वीडियो को आधा 10 मिनट तक तो जरूर देखना, वरना 1-2 मिनट देख के इस वीडियो को कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और भी प्लेलिस्ट बनी है उनको भी जरूर चेक करिए। तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, यानी जो शॉक थेरेपी है उसका क्या रिजल्ट निकला, जो शॉक थेरेपी जो अपनाया गया उसका क्या रिजल्ट निकला, ये हम समझेंगे। The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF। दरअसल क्या हुआ था कि जो रशिया है, जो सेंट्रल एशिया, जो ईस्ट यूरोप के अंदर जो कंट्रीज आती है, इन्होंने जो अपनी सिस्टम है उसको चेंज किया था। इन लोगों के अंदर पहले सिस्टम जो वर्क करता था वो सोशलिस्ट सिस्टम वर्क करता था। अब इन लोगों ने इस जो सिस्टम है इसको चेंज करके इन्होंने अपनी जो सिस्टम है इसको कैपिटलिस्ट बना दे हैं। तो इसी सिस्टम को चेंज होना ही कहा गया है शॉक थेरेपी, या फिर आप यूं भी कह सकते हो जो वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, इन लोगों ने ये कहा है कि पहले जो अमेरिका है उसने क्या किया कि जो सोवियत के देश है उनको तो पहले बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करवाई, यानी उनसे लड़ाई झगड़ा करता था या बहुत तरीके के उनको प्रॉब्लम दे रहा है। और फिर बाद में क्या कर रहा है, वही अमेरिका इन देशों को, रशिया को, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप के देशों को वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक और जो IMF है ये उन्हीं की संस्था है, वो यूएस की ही देन है, यूएस की संतान है, ये यूएस की ही संस्था है। तो ये है शॉक थेरेपी, सोशलिस्ट से बदलकर कैपिटलिस्ट में चेंज करना, इसी को ही कहा गया है। सोशलिस्ट सिस्टम से चेंज करके कैपिटलिस्ट सिस्टम में जाना, ट्रांसफॉर्म होना। अगर हम आगे देखें तो द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990s डिड नॉट लेट द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन। दरअसल क्या हुआ कि जब शॉक थेरेपी अपनाया जा रहा था तो ये वादा किया गया था, कहा जा रहा था कि अगर आप सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में जाते हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आपके देश ऐसा हो जाएगा, आपका देश वैसा हो जाएगा। मतलब लोगों को इतना बोल दिया गया था या इस तरीके की हवा बना दी गई थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कैपिटलिस्ट अगर सिस्टम आ गया तो हम बहुत ही ज्यादा अमेरिका जितना ही आगे निकल जाएंगे, उससे भी ज्यादा विकसित हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रॉमिस है वो क्या पूरा हुआ? नहीं, वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। जो प्रॉमिस उन लोगों जो सपना दिखाया गया था वो सपना पूरा नहीं हुआ, उनके सपने टूट गए। जनरली इट ब्रॉट रूम टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। और बदले में उनको क्या मिला? जो सपने दिखाए गए वो तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये हो गया कि जो उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरीके से डिजास्टर हो गया, पूरी तरीके से टूट गया, पूरी तरीके से खराब हो गया और उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्राइसिस फेस करने लगी। आगे बढ़े हम तो देखें, इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कॉलपास। दरअसल पहले आप लोगों को पता है कि जो सोवियत है वहां पे सारी चीजें स्टेट कंट्रोल्ड थी, यानी वहां पे जो सोवियत की गवर्नमेंट थी या फिर कह लीजिए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी के ही नियंत्रण में सारी चीजें, उसी के कंट्रोल में सारी चीजें थी। क्योंकि अब उन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है तो उन सारी सिस्टम को इन्होंने खत्म किया, अब स्टेट कंट्रोल नहीं करी। अब देखो जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट इस चीज को, इस मार्कर का प्रोडक्शन करी, गवर्नमेंट इस मार्कर को बना रही है तो गवर्नमेंट इस मार्कर का रेट उतना ही रखेगी जितना कि एक अमीर पर्सन और गरीब पर्सन खरीद सके, अफोर्ड कर सके, किसी भी क्लास का वो पर्सन क्यों ना। लेकिन अगर इसी मार्कर को एक प्राइवेट कंपनी बना रही है तो इस मार्कर को वो इतना महंगा कर देगी, इतना रेट रख देगी कि इसको वही लोग खरीद सके जो अमीर लोग हैं। क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट इनको गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेच के नहीं मिलता, प्रॉफिट इनको अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाकर अमीर लोगों के लिए बेच कर इनको मिलता है। अब यही हुआ कि वहां पे जो 90% जो इंडस्ट्री थी वो पुट अप फॉर सेल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। अब हुआ क्या कि जो वहां पे प्राइवेट सारी चीजें थी वो सारी इंडिविजुअल या जो प्राइवेट कंपनीज है उनके हाथों में बेच दी गई। जाहिर सी बात है जब आप 90% ऑफ जो आपकी इंडस्ट्री है
वो तो पहले 100% जो इंडस्ट्री है वो स्टेट कंट्रोल थी, अब 90% लगभग बहुत बड़ा हिस्सा आप प्राइवेट कर दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है जो प्राइवेट इंडस्ट्री होगी वो किसी चीज की वैल्यू कम क्यों रखेगी, वो उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएगी ना जिससे उनको फायदा होगा। तो ऐसे में लोग कितने ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, मिडिल क्लास के लोग कितना, जो गरीब लोग हैं वो कितना लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। हुआ भी ऐसा, उन लोगों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। सीन द restructuring was carried out through the market forces and not by the government directed industrial policies। दरअसल क्या हो रहा था कि ये जो सारी चीजें हो रही थी, जो सिस्टम चेंज हो रहा था सोशलिस्ट से जो कैपिटलिस्ट में हो रहा था, तो गवर्नमेंट इसके अंदर, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था इसके अंदर। ये जो गवर्नमेंट ना कंट्रोल होने की वजह से क्या था कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस सारी चीजों को कंट्रोल कर रही थी। और जो मार्केट फोर्स है, इट मीन्स कह लीजिए कि रेट यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता कि इसका रेट क्या होना चाहिए। अगर इसकी डिमांड ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि इसका रेट ज्यादा होगा, अगर इसकी डिमांड कम है तो पॉसिबिलिटी है कि इसका रेट कम हो जाएगा। कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होता था कि इसका इतना हो, ताकि गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट इसका एक रेट रखे और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर क्लास के लोग खरीद सके, ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रही थी। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, और इसी को द लार्जेस्ट गैरेज सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाता है। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे जो महंगी इंडस्ट्री थी, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा थी, उनको बहुत ही अंडर वैल्यूड यानी बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया गया। अगर हम आगे देखें तो द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटिंग लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। दरअसल वहां पे क्या हुआ कि पहले जो खेती हुआ करती थी वो कलेक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी। कैसे? यानी कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब होता है कि कई लोग होते हैं, मान लो ए बी सी, ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों की जो खेत है, इन लोगों अपने फील्ड को आपस में जोड़ लेते थे और ये तीनों लोग मिलकर क्रॉपिंग करते थे। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी खर्चा होगा, ये तीनों मिलकर आपस में डिवाइड करते थे। इससे फायदा क्या होता था कि जमीन बहुत ज्यादा, इन तीनों की जमीन जोड़ दोगे तो कितनी ज्यादा जमीन हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाता था और खर्चा भी डिवाइड हो जाता था। तो एक अच्छा सिस्टम था। लेकिन जब ये टूट गया, क्योंकि अब आपका अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, यानी आपकी खेती, तीनों की जो फील्ड है वो अलग अलग हो गए, तो ये सिस्टम टूट गया, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हुई। यानी अनाज नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा जितना होना चाहिए, फूड ग्रेन उतने प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया स्टार्टेड इम्पोर्ट फूड, रशिया को बाहर से फूड को इम्पोर्ट करना पड़ा। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1990 वॉज बिलो वट इट वॉज इन 1989। दरअसल क्या था कि वहां पे रशिया के अंदर 1989 में जीडीपी ज्यादा थी, और अगर अगली साल का देखो, अगर उसके आगे देखें 1999 में, तो दरअसल क्या हुआ, इसकी जो जीडीपी है वो क्या हो गई, कम हो गई। बल्कि ऐसा होना, अगर ये होता है अक्सर कि 1989 में कम है और 1999 में ज्यादा है, ये होना चाहिए। पर हुआ क्या, 1989 में ज्यादा थी और आगे चलकर ये कम हो गई, जो कि बहुत ही गलत बात है। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स पीपल। यानी अब जाहिर सी बात है, पूरी सिस्टम को आप चेंज कर रहे हो, तो जब आप पूरी सिस्टम को बदल तो रहे हो, लेकिन उसके बदले कोई अल्टरनेट आपके पास नहीं है, तो जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा, जो सिस्टम है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो एक मार्कर है, इस मार्कर के मान लो खत्म हो जाता, तो मेरे पास इसी की तरह सिमिलर एक मार्कर है जिससे मैं लिख के काम चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको मेरे को खत्म हो गया, अब मेरे पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं, तो मेरे को तो प्रॉब्लम होगी ना। यही होता था, यहाँ पे कोई अल्टरनेट सिस्टम नहीं था। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टम ड्रामेटिकली डिस्ट्रॉयड। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि जो सोवियत था, वहां पे क्या था
कि लोगों को चीजें जो होती थी, गवर्नमेंट जो होती थी, वो बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही कम दामों में प्रोवाइड करवाती थी। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, वो बहुत ही कम चीप रेट पे सब्सिडी देती थी, ताकि समाज का हर, सोसाइटी का हर पर्सन उसको अच्छे से यूज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। लेकिन सोशल वेलफेयर की जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया धीरे धीरे करके। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, और गवर्नमेंट जिन सारी चीजों पे सब्सिडीज देती थी उन सारी चीजों पे सब्सिडी हटा देगी। जाहिर सी बात है, जब सब्सिडी हटा दोगे तो रेट बढ़ जाएंगे। पुश्ड लार्ज सेक्शन पीपल इनटू पॉवर्टी, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर जो लार्ज सेक्शन है वो क्या होगा, गरीब हो गया। द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड टू द पेरीहेरी ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास था वो पूरी तरीके से पुश हुआ। पुश कैसे हो, यानी हाशिए पर आ गया, यानी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वाले लोगों को प्रॉब्लम हुई। दरअसल क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, चलो ठीक है, उनके पास पैसा है, तो प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है तो थोड़ा मैनेज कर ले जाते हैं। गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों पे क्राइसिस क्योंकि ऑलरेडी होता है तो उनको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आ गई तो वो उतना ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि उनकी एक हैबिट बन गई होती है। लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, ना तो वो अमीर में आते हैं ना वो गरीब में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ना उनको अच्छे से अमीर की आदत होती है ना गरीबों की आदत होती है, तो इसकी वजह से मिडिल क्लास वाले बहुत ही ज्यादा पिसते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फेस करते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे हमें ये पता चलता है कि टू ऑल द सिटीजन, हालांकि जो यहाँ पे जितने भी सिटीजन थे वह गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, गवर्नमेंट ने उनको वाउचर्स दे रखा था कि हम बेच रहे हैं सामानों को या इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो ये वाउचर्स से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो। लेकिन मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर इन द ब्लैक मार्केट, लेकिन सिटीजन्स हैं उन्होंने अपनी जो वाउचर है उनको ब्लैक मार्केट में बेच दिया। और आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, जस्ट बिकॉज दे नीड द मनी, क्योंकि उनके पास पैसे है ही नहीं तो वाउचर का क्या चार डालेंगे, उनको तो चाहिए पैसे, तो उस वजह से उन्होंने जो वाउचर दिए गए थे उसको ब्लैक मार्केटिंग कर दी, बेच दी, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। द वैल्यू ऑफ रूबल, जो रशिया की जो वैल्यू है रूबल, उसकी जैसे इंडिया का हमारा रूपी है ऐसे ही रशिया का रूबल है। द रशियन कंट्री डिक्लाइन ड्रामेटिकली, जो उनकी वैल्यू थी रूबल की वो कम हो गई। इसका एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 1 रूबल है, 1 रूबल से जब आप पहले टॉफी खरीदने जाते थे शॉप पे तो आपको 1 रूबल से 10 टॉफी मिला करती थी, लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ रूबल की कम हो गई है तो अब 1 रुपए में शॉप पे एक रूबल लेके आप शॉप पे जाते हो, टॉफी खरीदते हो तो आपको 5 टॉफी दी जाती। इट मीन्स की वैल्यू पहले 1 रूबल की 10 टॉफी के बराबर थी, अब 1 रूबल की 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूबल की जो वैल्यू हो गिरी है, पहले 1 रुपए में 10 प्रोडक्ट, अब 1 रुपए में 5 प्रोडक्ट, ऐसा समझिए। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज हाई, सो हाई डेट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। दरअसल वहां पे जो इन्फ्लेशन का जो रेट था, यानी जो महंगाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ था कि लोगों की जो सेविंग्स, यानी जो लोगों ने पैसे बचा कर रखे थे कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी या एजुकेशन को और अच्छे से ले सकेंगे, जब भी कोई अपना सेविंग करके रखते थे कि किसी मुसीबत के वक्त काम करेंगे, तो सारी उनकी सेविंग महंगाई में ही चली जाती थी, दाल चावल खाना पीना खरीदने में ही उनकी सेविंग्स चली जा रही थी। अगर हम आगे देखें तो द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड, जो वहां पे जो संस्थाओं में काम करते थे, जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर वर्क करते थे, या फिर यूं कह लीजिए कि जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग थे वो लोग क्या हो गए, या तो बिखर गए, यानी उनको जॉब छोड़नी पड़ी, कहीं और जॉब करनी पड़ी, या वो माइग्रेट हो गए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो जॉब करने लगे क्योंकि उनको वहां पे अच्छी सैलरी मिल रही है, या फिर यूं कह लीजिए उनकी जॉब छूट गई है। A mafia emerged in most of these countries, एक माफिया उभरा। दरअसल माफिया कौन होते हैं, माफिया वो लोग होते हैं जो चीजों को जमा कर लेते हैं, और जमा करने से क्या होता है कि चीजों का जो मार्केट के अंदर रेट होता है वो हाई हो जाता है। जब मार्केट के अंदर रेट हाई हो जाता है तो माफिया वर्ग है वो उन चीजों को सप्लाई करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर की इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो माफिया लोग क्या करते हैं, इस मार्कर को खूब बहुत ज्यादा बल्क में इकट्ठा करके अपने पास सेव कर लेते हैं, रख लेते, छुपा लेते हैं, गोदामों में भर लेते हैं। देन क्या होता है, जब ये मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है क्योंकि मार्केट में जा ही नहीं रही सप्लाई, तो इसका रेट बढ़ने लग जाता है धीरे 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 करके 10 से 11 12 13। अब ऐसे में क्या करता है माफिया वर्ग, इसको
मार्केट के अंदर धीरे धीरे सप्लाई करता है। यानी जब उन लोगों ने इसको खरीदा 10 रुपए में, माफिया वाले लोगों ने उसको रख लिया। अब जब रेट हाई हो गया 12-13 रुपए, तो इसको उन्होंने 12-13 रुपए में बेच के प्रॉफिट कमा लिया, जो कि गलत बात है, लेकिन यही हो रहा था। द माफिया ऐसे ही काम कर रही थी। और दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यही माफिया है जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही थी। यानी आपके सब्जी से लेकर आपकी बड़ी बड़ी जो भी कंज्यूमर गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती है, सब चीजों को ये कंट्रोल करने लगे माफिया लोग। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी वजह से नई डिस्पैरिटीज हुई, नई कह सकते विषमताएं हुई, नई तरीके की प्रॉब्लम्स हुई। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। दरअसल क्या था कि जब सोवियत संघ जो हमारा यूएसएसआर था, उस वक्त क्या था कि अमीर और गरीब के बीच के अंदर जो गैप था वो बहुत ही कम था। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी कंट्री के अंदर अमीर और गरीब के बीच में गैप ज्यादा होता है वो कंट्री अच्छी नहीं होती, वो कंट्री के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हमेशा ये रखना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच में जो गैप हो कम से कम हो, ये होना चाहिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी। यानी जिस तरीके से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इतना सारा काम कर रहे हैं, हालांकि सुधारने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो पार्लियामेंट्री वहां पे जो सिस्टम है, उस पे उन्होंने वर्क नहीं किया। एट द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी, उस अटेंशन और प्रायोरिटी के साथ उन लोगों ने वहां पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पे उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आगे देखिए अगर हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन थी सभी कंट्रीज को, वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स। दरअसल क्या हुआ कि इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया इन लोगों की जो भी कंट्रीज थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही जल्दी बना दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जल्दी का काम नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हर सोसाइटी के हर मेंबर पे इफेक्ट करता है और एक जैसा इफेक्ट नहीं करता। तो इस वजह से कई लोगों के अंदर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए, किसी मतलब प्रॉब्लम ना हो या किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सही बनाने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जल्दी बना दिया, और जल्दी बनाने के कारण इन लोगों ने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव होता था यानी जो प्रेसिडेंट होता था, उसको सबसे ज्यादा पावर्स दे दी गई। जो एग्जीक्यूटिव वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करता है, उसको लागू करवाता है, उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो उसका हेड किसको बना दिया गया, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को वो सारी पावर्स दे देगी, मतलब बहुत सारी पावर्स इसको दे देगी। अब जब जाहिर सी बात है, जब आप प्रेसिडेंट को इतनी ज्यादा पावर दे दोगे, किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी चेयर को, कोई भी चेयर मीन्स कि किसी भी सिस्टम को आप बहुत ज्यादा पावर दे दोगे, तो वो सिस्टम क्या करेगा, वो सिस्टम निरंकुश हो जाएगा। इट मीन्स कि वो सिस्टम अपने मन मुताबिक काम करेगा, उसको जनता की फिर नहीं सुनेगी। That rendered elected parliaments relatively weak, और जिसकी वजह से जो इलेक्टेड पार्लियामेंट से जो उनका पार्लियामेंट सिस्टम था वो वीक हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट को तो आपने पावर दी ही नहीं, सारी पावर आपने दे दी प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या होता है, जो मन में है वो करे। अब पार्लियामेंट कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास उतनी पावर ही नहीं है बोलने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर्स हमेशा डिवाइड होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर इक्वली डिवाइड नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, और यहाँ ऐसा हुआ भी। प्रेसिडेंट को जब जितना पावर दी ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हुआ। देखो क्या हुआ, इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर। सेंट्रल एशिया के अंदर जो प्रेसिडेंट्स थे उनके पास ग्रेट पावर्स थी, एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी ऑथोटेरियन, और कई जो वहां पे प्रेसिडेंट थे वो ऑथोटेरियन हो गए। इट मीन्स कि उनको सत्ता की लालच हो गई, वो सत्ता के प्रेमी हो गए, उनको उस पद का छोड़ने का मन ही नहीं करा प्रेसिडेंट के। For example, the president of Uzbekistan, Turkmenistan appointed themselves to power first for 10 years. तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पावर्स का मिसयूज किया और 10 सालों के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट पे इलेक्ट कर लिया कि 10 साल तक हम ही, हमको कोई नहीं हटाएगा। एंड देन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 years, और जब 10 साल खत्म हुए तो फिर से उन्होंने कह दिया कि 10 साल के लिए अब दोबारा हम ही हैं, हमको कोई नहीं हटा सकता। तो ये देख सकते हो कि उन लोगों ने अपनी पावर्स को किस तरीके से मिसयूज किया।
दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, वहां पे आपको विरोध करने की अनुमति नहीं थी, ना ही अपोजिशन को विरोध करने की अनुमति। गवर्नमेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, अपोजिशन कर दिए तो आप सबसे बड़े विद्रोही हो गए, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। A judicial culture and independence of judiciary was yet to be established. वहां पे जुडिशियल कल्चर नहीं था, यानी जो न्याय लेने का, एक सही न्याय लेने का जो सिस्टम होना चाहिए वो सही से इन्होंने फॉर्म नहीं किया कि क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। जो जुडिशियल कल्चर है वो सही से इन लोगों ने फॉर्म नहीं किया, और जो भी कुछ था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी स्वतंत्र नहीं था। यानी जो जज होता है या कह लीजिए जो जुडिशियल सिस्टम होता है उसको हमेशा, जो जुडिशरी होती है हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इस वजह से होनी चाहिए तभी तो फैसले अच्छे ले पाएंगे। अब आप ही के ऊपर किसी ने बंदूक तांग रखी है और तो आप बताओ कि आप कभी सही फैसले ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। इसी तरीके से जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सही फैसले ले सके, लेकिन यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंट नहीं है और होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी स्टैब्लिश करना है। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक्स स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, और कई सारी जो इनकी इकोनॉमीज थी, जो इनकी जो सिस्टम था वो 10 सालों के बाद, लगभग 2000 के बाद रिवाइव होना स्टार्ट हुआ। रिवाइव मीन सुधार होना, इम्प्रूव हुआ। The reason for the revival for the most of their economies was export for natural resources. और ये रिवाइव क्यों हो रहे हैं, ये लोग विकसित क्यों होने लगे 10 साल बाद? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज थे लाइक ऑयल, आयरन, एटीसी, इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, हर कंट्री इनकी तरह भाई इनके पास रिसोर्स है खूब ज्यादा, लेकिन हर कंट्रीज के पास इतना ज्यादा रिसोर्स थोड़ी ना होता है। तो अदर कंट्रीज जिनके पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं थे हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। दरअसल क्या होता था, जिनके पास नहीं होता था, अब मान उन लोगों को किराया मिलता था। किराए के मान लेते हैं कि यहाँ है A, B, C, ये 3 पार्ट है। इसके पास रिसोर्स है ऑयल को, और ये है कंट्री, इसके पास नहीं है, और तीसरी आता है सी पार्ट, इसको ऑयल चाहिए, इसको ऑयल चाहिए इससे। अब क्या होता है कि अगर थ्रू द एयरप्लेन जाए या तो थ्रू शिप्स मान लो नहीं जा सकता, कोई आसपास समंदर ही नहीं है। एयरप्लेन जो होता है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। सबसे अच्छा होता है पाइपलाइन बिछा दो, और एक बार पाइपलाइन में कॉस्ट आएगी, महंगा आएगा, लेकिन बाद में वो आपको प्रॉफिट देगा। तो जो जिस टेरिटरी पे वो लोग अपनी पाइपलाइन बिछाते थे, वो कोई क्यों अलाउड करे कि आप हमारी टेरिटरी में आके पाइपलाइन बिछाओ और हमें कुछ ना दो? तो ऐसे में कहते थे कि आप हमारी टेरिटरी में पाइपलाइन बिछा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बदले आप हमें किराया दो। तो इस किराए से वो पैसा कमाते थे और अपना डेवलप होते थे, विकास वो लोग अपना करते थे। देखो, वीडियो को जरूर पूरा देखा करो और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हमसे जुड़े रहो। और मुझसे आप जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा, हो सकता है मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग हमसे कनेक्ट रहो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।